होगा। एंड वैसे भी आईडीएफ तो कोलैप्स कर रहा है, उनका आर्मी चीफ खुद आके बता चुका है। एंड इसके बारे में एंड ऑफ द वीडियो और बात करेंगे। एंड इजरायलीज अभी पर जो चाहते हैं कि भाई हमारा 1-on-1 चलता रहे हिजबुल्ला के साथ, वो हो रहा है। साथ में नॉन स्टॉप एक्टिविटी दिख रही है कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं अमेरिकन के एंड इजरायलीज के, वो मिडिल ईस्ट बेसिस पर बहुत सारे लगता है एम्यूनिशंस और ये सब पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अनदर राउंड इज कमिंग अप, ये लड़ाई फिर से चालू हो सकती है। अब किसी ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि भाई इजराइल के वेपन्स क्यों नहीं खत्म होते, तो उसका भाई सिंपल आंसर है, अमेरिका उसका फौफौ है, उसको वेपन्स प्रोवाइड कराता रहता है। इजराइल की कोई ऐसी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इतने सारे वेपन्स बना पाए। एंड अब तो वैसे भी अमेरिका के जो एडवांस्ड ऑफेंसिव वेपन्स हैं, ऑफेंसिव मिसाइल्स, चाहे वो जैज़म मिसाइल्स हो गई या टोमाहॉक मिसाइल्स हो गई, वो भी अब काफी लो सप्लाई में ही हैं। एंड अभी देखो इजराइल जो एकदम से लेबनान को इन्वेड करना चाहता है, ये है तो प्लान बहुत ही पुराना, ग्रेटर इजराइल का प्लान, उसको लुकअप कर लेना। पर अभी नेतन्याहू बहुत ज्यादा डेस्परेट है, ठीक है, एंड सिमिलरली ट्रंप भी बहुत ज्यादा डेस्परेट है। ये दोनों ऐसे हैं डूबते हुए लोग कि भाई डूब रहे हैं, बस हाथ पैर मार रहे हैं कि भाई किसी तरह कोई हमें ऐसा रीजनेबल एग्जिट मिल जाए। ट्रंप का तो हम इस चैनल पे बहुत ज्यादा डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई वो तो इम्पीच भी हो सकता है अगर ये चलता रहा तो, खास तौर पे अगर ग्लोबल इकोनॉमी एकदम क्रैश होने के मकाम पे आ जाती है, जो कब होगा, जब ऑयल प्राइस 150-200 तक पहुंचेगा, तो तब ऐसी स्थिति आएगी। एंड जहां तक नेतन्याहू की बात करें तो भाई जो इजरायली लीडर्स हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है, ये जो सीज फायर हो रहा है वो एक पॉलिटिकल डिजास्टर है। एंड पॉलिटिकल डिजास्टर कैसे, आगे बात करते हैं। पर आप ये देखो, जब तक वॉर चलती जाएगी ना, ये नेतन्याहू जिस करप्शन स्कैंडल में फंसा हुआ है इजराइल के अंदर, वो पोस्टपोन होते जा रहा है। वो कह रहा है अरे वॉर चल रहा है, मैं कैसे आके टेस्टिफाई करूं, कुछ भी अपनी स्टेटमेंट वगैरह दूं। एंड इजराइल के बारे में देखो, हम जो भी बोल रहे हैं, ये एक ऐसा देश है जिसने एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को भी जेल में भेजा हुआ है, तो ये कोई नई चीज नहीं हो जाएगी अगर नेतन्याहू को जेल भेजेंगे तो। एंड देखो अगर नेतन्याहू साइडलाइन हो जाता है, उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, मोमेंटेरली जरूर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कोई नया बंदा आएगा कहेगा देखो अभी हम वॉर लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। पर जब तक इजराइल जिंदा है, दे विल कीप ऑन कमिंग बैक। देखो अभी भी जो ईरान के साथ वॉर हो रहा है उसमें इतनी हालत खराब है वहां पे सबकी, फिर भी बोल रहे हैं नहीं वी आर इन फेवर, वी आर इन फेवर, क्योंकि ये इजरायली सोसाइटी है ही ऐसी, इनको हमेशा एक दुश्मन चाहिए ही होता है। एंड पॉलिटिकल डिजास्टर क्यों है, क्योंकि देखो सब जानते हैं कि कौन जीत रहा है ये वॉर। इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिकन एंड इजरायलीज के, जितने भी थे सब में फेल हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन, ईरान का कब्जा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, फेल। रेजिम चेंज, फेल, कुछ नहीं हुआ वहां पे, वही सरकार है, ठीक है। ये चाहते थे कि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी उनकी खत्म करनी है, फेल। अभी भी इतनी मिसाइल्स लॉन्च हो रही थी जब तक सीज फायर नहीं हुआ, तो तब तक ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करनी है, उसमें भी फेल। तो हर चीज में ये लोग फेल हो चुके हैं, इनका एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है। एंड पॉलिटिकल डिजास्टर ऐसे कि भाई सबसे बड़ा दुश्मन उस इलाके में कौन है इजराइल का, ईरान। आपने उसके साथ जंग छेड़ी और आप बुरी तरह जंग में हार गए हो, ये क्लियर है। तो अभी आप कैसे जंगबंदी कर सकते हो जब आप हार रहे हो तो। एंड जहां तक ईरान की बात है, अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं ईरान के पास, वैसे उनको कोई जरूरत नहीं है, वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत भी नहीं है, हम तो उसके बिना ही तुम्हें हरा सकते हैं। बट उनको इंसेंटिवाइज तो कर ही दिया ना आपने। एंड अब जो ईरान में हार्डलाइनर लोग हैं, जो थोड़े कट्टरवादी सोच रखते हैं, जो ये भी सोच रहे होंगे कि भाई नेगोशिएशन में नहीं जाना था, उनकी सारी बातें सच हो रही हैं, उनके तो आई टोल्ड यू सो मोमेंट्स आते ही जा रहे हैं कि भाई आई टोल्ड यू सो, नहीं जाना चाहिए था हमको वहां पे नेगोशिएशन पे, आई टोल्ड यू सो, हमको तो न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए, सो दे आर इंसेंटिवाइज्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, उनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो अमेरिका को भी विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स हरा सकते हैं। एंड उन्होंने इनफ डेटरेंस अचीव कर लिया है कि दुनिया का कोई भी देश सोचेगा भी नहीं ईरान को जाके अटैक करने का, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो क्लियर है कि ईरान जीत रहा है, ठीक है, इजराइल हार रहा है। एंड जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो इजरायलीज के अगेंस्ट वो लेवरेज है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या हो ये लोग को कोई चिंता नहीं। पर इजराइल आगे क्या कर सकता है, अमेरिकन आगे क्या कर सकता है, उसके बारे में अगर हम बात करें
तो ट्रंप ने किस किस चीज़ की धमकियां दी हैं हमें पता है कि पावर ग्रिड हम जाके ख़त्म कर देते हैं ईरान का। ईरान क्लियरली बोल चुका है कि हमारी पावर ग्रिड को अटैक करोगे लाइट्स आउट हो जाएगा पूरे रीजन में इंक्लूडिंग इजराइल, इकोनॉमिक कोलैप्स का खतरा। फिर वो कह चुका है तुम्हारी रिफाइनरीज उनको जाके हम बॉम्बार्ड कर देंगे, आप करोगे यहाँ पे हम पूरे रीजन की रिफाइनरीज उड़ा देंगे। इकोनॉमी डिप्रेशन क्या, आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन कि क्या स्थिति होगी दुनिया की अगर रिफाइनरीज वहाँ की पूरे रीजन की फोड़ फाड़ देते हैं ये पागल लोग। तो एक और एस्केलेशन जो आप कर सकते हो, डिसैलिनेशन प्लांट्स। ईरान वैसे भी 3% डिपेंडेंसी है उसकी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, उसको कुछ नहीं होगा। पर अगर वो इजराइल के जाके डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा देता है तो भाई लोग प्यास से मर जाएंगे। पूरा इनको ना टैंकर्स में भर भर के पानी लाना पड़ेगा पॉपुलेशन को जीवित रखने के लिए। तो देखो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों डेस्परेट हैं, वो कोई भी ऐसा कदम जो भी नेक्स्ट एस्केलेशन करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स होना तय है। बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है पूरी दुनिया में अगर वो कोई भी ऐसा कदम उठाएं तो दोनों के पास अभी तो कोई भी एग्जिट नहीं है। तो नेतन्याहू को ये लगता होगा कि भाई अगर कुछ भी करके मैं लेबनान को इन्वेड कर लूं तो मेरे लिए एक अच्छी एग्जिट स्ट्रैटेजी हो जाएगी, मेरे तो चुनाव भी आने वाले हैं। देखो ये डूबता हुआ इंसान है, इट इज ओवर फॉर नेतन्याहू, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म है। उसके लिए तो बेहतर यही है कि वो शहीद हो जाए ईरान की मिसाइल से। इजराइल पराया स्टेट बन चुका है एंड वो अमेरिका को भी एक पराया स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। कोई नहीं खड़ा इन लोग के साथ भाई, कोई नहीं खड़ा। आपने देख लिया ना, इनके एलाइज भी बैक ऑफ कर गए हैं कि नहीं जाएंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड वॉकेड करने, तुम पागल हो चुके हो। इंडिया की बात करें तो भाई देखो हमने लूजिंग साइड चूज कर ली, बेटर ये है हम थोड़ी अपनी फॉरेन पॉलिसी करेक्ट कर लें। एंड इनके एलाइज के बारे में और बात करते हैं अमेरिका के, जापान, साउथ कोरिया। भाई उनको क्या लग रहा होगा आप यहाँ से हम जितने एयर डिफेंसेस थे वो उठा के ले गए, क्या कर रहे हो ये। एंड अगर उन लोग को लगता होगा कि भाई हमको है चाइना से थ्रेट तो वो फिर से सोचेंगे कि भाई ये अमेरिकन किसी काम के हैं नहीं, दे आर नॉट गुड एलाइज। पहले तो टैरिफ्स लगा के इकोनॉमी की बैंड बजाने लग गया ये, ठीक है। अब तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये रिलायबल पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है अमेरिका, बिल्कुल भी नहीं। यूरोप की बात करें तो भाई नेटो खत्म कर दो, ये कर दो, इस टाइप की बातें चल रही हैं। एंड जोसेफ केंट ने खुद आके ट्वीट किया है, ये बंदा नंबर 2 था इंटेलिजेंस ऑफिस में यहाँ पे व्हाइट हाउस में, कितना कुछ पता होगा उसको। वो तो खुद ही आके बता रहा है कि नेटो से एग्जिट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इजराइल नेक्स्ट टारगेट करना चाहता है टर्की को। तो अमेरिका जाके टर्की को तो टारगेट कर नहीं सकता क्योंकि वो नेटो कंट्री है, पर नेटो ही नहीं बचेगा तो तुम ये सब टाइप के खेल खेल सकते हो। मतलब पागलपन हो रहा है, पागलपन। एज अ रिजल्ट यूरोप को भी लगेगा कि भाई हमें एक डिफरेंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत है। एंड जिस तरीके से ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज हो रही है एंड आगे होने वाली है, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बट टू टर्न टू रशिया के भाई थोड़ा ऑयल एंड गैस दे दो, नहीं तो कोई सरकार में ही नहीं टिकेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने शुरू में जॉन मीयरशाइमर का क्लिप सुना, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप वो जाके उनका इंटरव्यू सुनो। उन्होंने एक चीज जो बहुत ही सटीक बताई, वो ये बताया कि भाई जो अमेरिका है, ट्रंप है, इनको चूज करना पड़ेगा। चॉइसेस क्या हैं कि भाई आप इजराइल को बोलो, जो कि सेंसिबल चॉइस है ये, कि भाई आप भाड़ में जाओ, बहुत हो गया आपका, अब खेल हमने बहुत देर तक खेल लिया, अब नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हम, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स होना तय है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होना तय है। अब वो बताते हैं कि हम लोग सब पूरी दुनिया एक टाइटैनिक में है, आगे आइसबर्ग है, आइसबर्ग के हम काफी पास पहुंच चुके हैं, अब डिसीजन मेकिंग टाइम है। या तो हम इजराइल को मना करें या तो इजराइल की बात मान लें, तो आइसबर्ग से टकराना तय है। एंड ये आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग है ग्लोबल डिप्रेशन, जैसा कि 1920s में हुआ था। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए तय हो जाइए, नहीं तो अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा अगेंस्ट इजराइल कि भाई बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बट सैड पार्ट ये है कि ट्रंप के अभी जितने भी एक्शंस रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो इजराइल को डिच कर पाएगा। रीजंस जो भी हों, सबसे बड़ा तो एप्स्टीन फाइल्स ही होगा, इजराइल लॉबी, ये सारी चीज़ें। अगर आगे और खतरनाक सिनारियो सुनना है तो ये सुनो, अगर ये वॉर ख़त्म नहीं होता एंड इजराइल को इसी तरीके से मार पड़ती रही, तो देखो छोटा सा देश है, लिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट्स हैं, कितने एयर बेसेस होंगे वहाँ पर। अगर ऑलरेडी तबाही नहीं हो गई हो तो मे बी इजराइल भी चाहता था कि भाई सीज फायर करा दो, ईरान से तो सीज फायर करा दो, क्योंकि मेरे तो एयर बेसेस वगैरह कुछ बचे भी नहीं हैं। हम तो स्पेकुलेट कर सकते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स 5 या 6 हैं उधर, अगर आप उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करोगे तो वो आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर सकते हैं। आईडीएफ वैसे ही कोलैप्स हो रहा है, वहाँ का आर्मी चीफ खुद बता रहा है। अब वहाँ के हाई कोर्ट में हियरिंग होती है, वहाँ पे हियरिंग इस चीज़ की हो रही है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं
इनको भी भाई अब आर्मी में आना पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर क्राइसिस है आईडीएफ के अंदर, मैन पावर क्राइसिस। एंड और ज़्यादा ड्राफ्ट डिविजन ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। मतलब कि ये लोग बताते हैं कि भाई 4 लोग को आना है, बहुत सारे लोग आते ही नहीं है उसमें। एंड जितने और लाशें पहुंचेंगी, क्योंकि डेफिनेटली लाशें पहुंच रही हैं, कितनी पहुंच रही हैं हमें ये नहीं पता। हिजबुल्लाह बहुत बुरी तरीके से इजराइल को मार रहा है, बहुत बुरी तरीके से। मेरे पास शब्द नहीं है मैं आपको कैसे बताऊं, एक्सेप्ट फॉर के बहुत बुरी तरह पीट रहा है हिजबुल्लाह इजराइल को। हिजबुल्लाह साइड पे भी ऑफ कोर्स लॉसेस होंगे, बट वो लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो लोग अंडरग्राउंड है। आईडीएफ चीफ खुद आके बता चुका है कि 10 रेड फ्लैग्स, बता रहा हूं मैं आपको, 10 रेड फ्लैग्स बिफोर द आईडीएफ कोलैप्सेस ऑनटू इटसेल्फ। इतनी ज्यादा शॉर्टेज है वहां पे, बता रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बैट एंड कॉम्बैट सपोर्ट ट्रूप्स की शॉर्टेज है, थाउजेंड्स, मतलब लाख तो आप मान ही लो। इसके अलावा अगर आप इजराइल को समझते हो तो आप ये जानोगे कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग डुअल पासपोर्ट होल्डर्स हैं। खास तौर पे वो वाले लोग जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो कहेंगे कि भाई हम नहीं रह सकते इस देश में, हम जा रहे हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनकी आपस में कितनी, हम डिस्कस कर चुके हैं। सिविल वॉर हो सकता है वहाँ पे। एंड देखो सबसे जो मुझे लगता है लाइकली सिनारियो तो ये है, लाइकली मतलब मैं थोड़ा पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि इकोनॉमी ही खत्म हो जाए इजराइल की इस वॉर के बाद, लोग वहाँ रह ही ना पाए। तो भाई हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो यही है कि इजराइल इम्प्लोड हो जाए, अंदर से ही फट जाए, चाहे इकोनॉमी के वजह से हो, चाहे वो सिविल वॉर के वजह से